Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic and that is related to the circuit analysis part 2. So in this lecture we are going to study about the how we can analyze the circuit, mean to say current and voltages by using the Kirchhoff voltage law and the related problems. So this topic is related to our course Basic Electronics BHY 323 BS Software Engineering Morning second semester Spring 2021. So in the last lecture, we have talked about a detailed discussion about what is current, types of current, DC circuit, what is the difference between EMF and potential difference, resistor, combination of the resistor, and the series and parallel combination, as well as the circuit analysis and basic laws, that is the KVL and the KCL. Now we are able to understand how these laws work. So we will talk about first of all KCL, KVL, practice problems for KCL as well as practicing problems for the KVL. So what is Kirchhoff current law? So according to the definition, one of the fundamental conservation principle in the electrical engineering or you can say electronic engineering, the charge cannot be created, cannot be destroyed, it can be transformed from one point to another. So in this way, uh, before going into the discussion, we have to know about the nodes, branches and the loops है. तो सबसे पहले node की definition क्या है? So according to the node, a point where two or more elements are joined are called the nodes. However, we have the big node here. This is the big node. ये इसका कॉमन पॉइंट है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स को एक कॉमनली जोड़ता है. इट इज कॉल्ड द नोड. और नोड के लिए ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही की जाती है उसके कॉमन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. एज यू कैन सी हियर दिस इज द वन पॉइंट नोड, सेकंड नोड, और वन और सेकंड के दरमियान किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ. तो थ्री है इसी तरह से. तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा. तो इस सर्किट के अंदर टोटल 5 नोड्स हैं. तो उस हवाले से इस सर्किट को बनाया गया है. तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जोड़े गए हैं. इसी तरह से ये पहला हिस्सा है और इस तरह से लूप की बात की जा सकती है. A loop, a closed path that never goes twice over a node. For example, the bulb line. तो आपके पास लूप का वो हिस्सा होता है जो कि किसी नोड में से एक दो बार ना गुजरे. हम इस तरह के पाथ को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वन से गुजारा है सारी चीज़ों को और वो टू से होता हुआ सारे पाथ में से गुजरता हुआ आप में से यहाँ से गुजरा है. तो हम इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड द लूप. सिमिलरली द रथ पाथ इज नॉट अ लूप. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड पाथ जो है यहाँ पे लूप की फॉर्म में नहीं है बिकॉज वो पहले इस स्ट्रक्चर से गुजरने के बाद दोबारा इधर से गुजरा है तो ये लूप नहीं होगा. सिमिलरली द ब्रांच क्या होती है? ब्रांच द कंपोनेंट कनेक्टेड बिटवीन द टू नोड्स. तो दो नोड्स के दरमियान जो कंपोनेंट कनेक्ट किया जाता है इट इज कॉल्ड द ब्रांच. फॉर एग्जांपल टू और थ्री के दरमियान आर थ्री है, वन और थ्री के दरमियान आर वन है, आर और इसी तरह से आपके पास आर टू आर फाइव टू सो ऑन. जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टू और फाइव के दरमियान जो है कंपोनेंट आर फोर है. तो ये नोड्स कहलाएंगे, ये और ब्रांच कहलाएंगे. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन of a node, loop and the branch. So a node connects several components but it does not hold any charge. याद रखिएगा important thing कि जो नोड होगा इसके अंदर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं स्टोर होगा, ना ही ये किसी किस्म के चार्ज को होल्ड कर सकता है. ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से करंट ओवरऑल नेट जीरो करंट होगा और यहाँ पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा. So the total current flowing into the node must be equal to the total current out of the node. तो इसकी तरफ से आने वाला करंट और इससे जाने वाला करंट सारे के सारा क्या होगा? यहाँ पे इक्वल होगा. So according to the law of conservation, as per the KCL,
टोटल करंट जो एंटर होता है किसी नोड के ऊपर वो लीविंग करंट के सम के बराबर होता है और यही हमारा केसीएल है। तो आइए देखें कि इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ करंट्स फॉलोइंग इनटू द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स फॉलोइंग आउट ऑफ द flowing out of the node is called the KCL, and according to this law, if the current is entering into the node, then we have taken as a positive, and if the current is leaving towards the node, it is taken as negative. A current is flowing into a node is equivalent to the negative flowing out the node. So algebraic sum of the current flowing out of the node is zero. So the algebraic sum of the current flowing into the node is zero. So the total sum of the current will be equal to zero. So according to KCL, we can make this situation as कि ये करंट I1 इस पर्टिकुलर पॉइंट नोड पे एंटर हो रहा है और फिर I2, I3, I4 और I5 जो है I5 भी एंटर हो रहा है। तो दो एंटरिंग करंट है और तीन लीविंग करंट है। तो दो एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव कहेंगे और तीन लीविंग करंट को नेगेटिव कहेंगे। तो इसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। I1 इज पॉजिटिव, so minus I2, minus I3, minus I4 and as well as I5 भी entering current था तो ये भी पॉजिटिव होगा, so this will be the positive here. So इन सब का जो सम होगा it will be equal to 0 at this node. तो टोटल इस नोड के ऊपर जो वैल्यू है नोटल वो आपके पास क्या होगी, 0 होगी। सो दिस इज द एप्लीकेशन और बेसिक फंडामेंटल ऑफ द केसीएल। तो इसके मुताबिक हमने अपने प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। आइए देखें कि आपके पास सिचुएशन है जिसके अंदर आपने ये तलाश करना है कि इसमें नोड कौन से हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। A node is a point of connection of two or more circuit component. It may be stretched out or compressed from visual purposes, but it's still a node. याद रखिएगा कि आपके सामने दो फिगर्स दिखाई गई हैं और इस चीज़ को बराबर कराने के लिए कि ये दोनों ही फिगर जो हैं इनके जो नोड्स हैं वो सम टाइम हमारी आसानी के लिए या फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकते हैं, समटाइम सब्ट्रैक्ट आउट किए जा सकते हैं, बट इनका जो डेली रेगुलर पर्पस जो होगा वो सेम होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस फिगर के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट 5 नंबर 1 को स्ट्रेच आउट करता हूँ, तो इसकी ऐसी ही फिगर बनाई जा सकती है जिस तरह की यहाँ पे है। तो उसी के अंदर ये बना के दिखाया गया है कि आपका अगर ये वाला 1 वाला पॉइंट है, अगर आप इसको स्ट्रेच आउट कर लें तो ये इट विल बी द सेम एज़ वी हैव दिस वन ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। इन द सेम वे 5th वाले को आप स्ट्रेच आउट करके इस फॉर्म में बना सकते हैं। हाउएवर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, सेम। इवन दो R1, R2, R3, R4 R5 ये सारी की सारी चीज़ें सेम हैं, सोर्सेज़ भी सेम हैं, दीज़ आर दी वोल्टेज सोर्सेज़ एंड दिस इज़ द करंट सोर्स। ये सारी चीज़ें भी आपके पास क्या कहती हैं रहती हैं, सेम रहती हैं। तो उस हवाले से तो किसी भी नोड को आप स्ट्रेच करके कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप को कंप्रेस करके आप ईज़ीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वर्किंग ऑन such things. So a generalized node is any part of current where there is no accumulation of charge. तो एक जनरलाइज इसे सुपर नोड भी कहा जाता है और वो होगा जिसके अंदर किसी किस्म का कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होता। सो आइए यहाँ पे हम एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं सर्किट के लिए कि ये किस तरह से काम करता है। लिविंग टू और थ्री, तो एज यू कैन सी ये वाला 1 वाले नोड से करंट एंटर हो रहा है और ये 3 वाले से लीव कर रहा है। तो इन द सेम वे करंट वाले से जो करंट एंटर होता है, लीव करता है बल्कि, वो आपके पास होगा I1 इज़ बेसिकली द सोर्स करंट और ये एक सोर्स करंट के तौर पे है और ये लीविंग करंट कहाँ-कहाँ से हो रहा है जी? अगर हम इस 2 पॉइंट पे देखें तो ये I6 जो है वो भी लीव कर रहा है
इन द सेम वे I1 जो है वो इस सिस्टम के अंदर एंटर होता है, I4 जो है वो भी लीव कर रहा है एंटरिंग टुवर्ड्स द 2, तो सो वी हैव हियर द I1 प्लस I6 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 है। सो अगर इस थर्ड पॉइंट के ऊपर देखते हैं लीविंग 3, तो ये देख सकते हैं आपके पास कि दिस इज द I5 और ये 4 भी लीव कर रहा है, 5 एंटर हो रहा है, 7 लीव करता है इस पॉइंट पे और ये I2 है। तो 1 आपके पास 2, 3 और ये 4 तरह के करंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो 1, 2, 3 और ये 4 करंट्स हैं। यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये करंट किधर को जा रहा है जी? अवे फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। सो यहाँ पे आपके पास होगा फोर्थ पॉइंट पे गौर करें, इट इज़ आल्सो गोइंग अवे फ्रॉम द थर्ड नोड एंड अगर यहाँ पे गौर करें तो I2 इज कमिंग टुवर्ड्स द 3 एंड I5 इज आल्सो कमिंग टुवर्ड्स द 3। तो दो करंट पॉजिटिव हैं, दो करंट क्या होंगे आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, तो इस वजह से ये वाले जो दो करंट्स हैं वो आपस में पॉजिटिव तस्वीर किया जा सकते हैं और ये वाले क्या होंगे नेगेटिव में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकेंड वाला लिविंग करंट और थर्ड पॉइंट पे जो है वो भी लिविंग करंट ऐड किया जा सकता है। इन सब का जो सम होगा ऑब्वियसली थर्ड और ये 2 पे इन सब का जो सम होगा वो आपके पास बराबर हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I5 प्लस I6 प्लस I7। तो ये सारे के सारे जो है करंट्स जब ऐड होंगे इन सब का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन सम ऑफ द currents leaving nodes 2 and 3 zero and which can be enclosed nodes 2 and 3 inside a surface that is viewed as a generalized node or supernode. So it could be taken as a supernode type। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। However, हमने जब भी किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली हमने इसका करंट मेजर करना होगा और करंट मेजर करने का तरीकाकार किस तरह से है, बहुत आसान है। आपके पास टोटल जो है वो 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं हमने, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ए पॉइंट इज़ बेसिकली टेकन एज़ अ नोड और ये डी की तरफ करंट जा रहा है, सी से करंट आ रहा है ए की तरफ और बी की तरफ भी करंट आ रहा है। आपने आई एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बहुत ईज़ी वैल्यू है। 5 जो है वो एंटरिंग करंट है, 3 लीविंग करंट है, तो 5 माइनस 3 आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 एम्पीयर। तो आइए, क्या हमने ये जो एक्सप्रेशन है वो ठीक सॉल्व किया या नहीं? यस, वी सॉल्व द राइट वे। आपके पास जो है ए वाले हिस्से के अंदर करंट आपके पास क्या करता है? एंटर हो रहा है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ शुड बी द एंट्रिंग करंट। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड इक्वल टू 0 एंड सो दिस विल बी आई एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू द एंट्रिंग करंट और ये आपके पास Ix will be equal to 2 ampere, which is the charging following A to B here. However, और ये भी बता रहा है कि आपके पास ये करंट क्या है, लीव कर रहा है या एंटर हो रहा है सिस्टम में। तो उस हवाले से ये भी कंफर्म किया जा सकता है यहाँ से कि ये जो एरर यहाँ पे हमने अपने से सपोज किया है, ये वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस। सो दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम कि आपके पास जो करंट है वो जो लीव कर रहा है वो सेकंड एम्पेयर 2 एम्पेयर वाला वो इस तरह से बिहेव करेगा। However, meanwhile आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है एंड हम कन्वेंशंस के तौर पे लिख सकते हैं। अगर इजी करना चाहते हैं, ए से बी जो है 2 एम्पेयर, सी से जो बी है वो भी आपके पास -3 एम्पेयर है। इसी तरह से बी और डी जो है वो 4 एम्पेयर है। तो बताएं आपके पास जो है वो ओवरऑल सिचुएशन में क्या होगा, जैसा कि ये फिगर आपके पास दी गई है। सो द सिचुएशन इज अगेन वेरी सिंपल। आपके पास टोटल करंट जो होगा एंटरिंग और लीविंग उन सब का सम किसके बराबर होगा? 0 के। तो यू हैव अप्लाई द सेम फार्मूला।
आपने इस लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ करंट को केसीएल को अप्लाई किया और इसके अंदर आईबी जो है वो अननोन है, इसको हम इज़िली रीअरेंज करके इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और आप यहाँ पे वैल्यू इज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, ए से बी एंटर हो रहा है, ये भी एंटरिंग करंट है, तो आपके पास ओवरऑल तौर पे 4 और ये जो है वो लीविंग करंट है और ये भी लीविंग है। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये 5 हो गया और इसके अंदर ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 1 एम्पीयर करंट है जो कि लीव कर रहा है सिस्टम से। सिमिलरली राइट ऑल केसीएल इक्वेशंस जो है हर एक नोड के लिए आप एक केसीएल इक्वेशन लिख सकती हैं। कितने नोड हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो उस हवाले से हम 5 इक्वेशंस लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिस के आपके पास जो है I1 एंटर होता है और I2 और I3 क्या है लीव करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन जो है उसको थोड़ा-सा रिवर्स किया हुआ अदरवाइज़ इसका कोई मसला नहीं है। तो I1 जो है एक्चुअली दिस इज़ द एंटरिंग करंट और ये I2 और I3 जो है लीविंग करंट है वो लिख दिए हमने। फिर सेकंड पोज़ीशन पे आ जाएँ। तो यहाँ पे क्या है आपके पास I1 भी यहाँ से लीव कर रहा है और I6 भी कर रहा है और I4 जो है वो आपके पास क्या हो रहे हैं एंटर हो रहा है। तो ये आपने सेम वैसे का वैसा लिख दिया। हाउएवर I3 3 पॉइंट पे देखें तो फिर I4 लीव करता है, I7 लीव कर रहा है और I2 सिस्टम की तरफ आता है और I4 5 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये करंट्स आ जाएँगे। ठीक है जी। तो अब आपके पास है जी 4th पोज़ीशन के ऊपर क्या होगा कि आपके पास I3 एंटर हो रहा है, I5 लीव करता है और I8 भी एंटर हो रहा है। सो वी हैव 3 करंट्स हियर I3, I5 एंड I8। और अगर आप 5th पोज़ीशन पे आएँ तो 5th पोज़ीशन इज़ वेरी यू कैन से दैट सिंपल है। तो उस हवाले से I6, I7 एंड I8। I6 और I7 जो है वो एंटर हो रहे हैं जबकि I8 जो है वो आपके पास क्या कर रहा है लीव कर रहा है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। However, आप इन सब के जो सम है और द फिफ्थ इक्वेशन इज द सम ऑफ द फर्स्ट फोर। तो आप अगर नोट करें यहाँ पे तो ये जो सारी इक्वेशंस हैं इन सब का जो सम होगा वो बराबर होगा फिफ्थ इक्वेशन के एंड दिस इज द केसीएल एंड इस वजह से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट नोड की इक्वेशन को यूज करते हुए डिफरेंट जो है उसके अंदर से अननोन वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज लॉज। तो ये इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम दी जा सकती हैं जिसके अंदर आपने करंट को फाइंड आउट करना होगा और अननोन वैल्यूज़ को कंप्यूट करना होगा। सो आइए देखें कि किस तरह से हम इन छोटे-छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो केसीएल डिपेंड्स अपॉन द इंटरकनेक्शन, द टाइप ऑफ द कंपोनेंट इज़ द इर्रेलेवेंट याद रखिएगा। तो हमने इसमें से कंपोनेंट सब निकाल दिए हैं, आपने जस्ट करंट की बतानी है वैल्यू कि मिसिंग करंट कौन-सा है। तो फर्स्ट 2, 3 और इसी फिगर को हमने सिम्प्लीफाई किया दिया कि ये सिम्प्लीफाई करके किस तरह से बनाया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वे आपके पास जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 है और उस हवाले से आपके पास सिचुएशन जो है वह ही इज़ लाइक दिस वन कि आपने जो है फर्स्ट पोज़ीशन है। सो दिस इज़ द करंट यहाँ पे जो करंट था उसकी इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज़ नाउ वी हैव द ऑप्शंस कि आपने I1 करंट जो है वो फाइंड करना है जबकि आपको जो है लिविंग करंट दे दिए गए हैं। तो उस हवाले से जो आपके पास करंट है 60 एम्पेयर और 20 एम्पेयर वो पड़ा है आपको मिली एम्पेयर है तो उसे हमने मिली के 10⁻³ इंटू 60 किया तो 0.06 एम्पेयर 0.02 एम्पेयर और ये I1 अननोन है। इन द सेम वे 2 के ऊपर भी सेम हो गया। 3 पे भी सेम, 4 पे भी, 5th पे भी। तो आप ऑब्वियसली अभी आपने बात की थी कि इन 4 इक्वेशंस का सम जो है वो 5th इक्वेशन के बराबर होगा। तो आप इनको क्या कर सकते हैं इज़िली कैंसल आउट कर सकते हैं। सो इफ यू नोटिस हियर दैट तो आपके पास I1
जो है ये एक दूसरे से कैंसल हो जाएगा अगर अब जब हम इनको ऐड करते हैं, I4 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा एंड इन द सेम वे वी कैन कैंसल आउट द 5th और 6th रह जाएगा जबकि 5th भी हो जाएगा, जस्ट 6 रह जाएगा। तो सबसे पहले आप इनको I6 निकाल सकते हैं। तो I6 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और I4 की वैल्यू जो है वो अननोन इस इक्वेशन से निकल सकती है और यहाँ से आप इज़िली I4 की वैल्यू 70 मिली एम्पेयर निकाल सकते हैं। इन द मीनव्हाइल वी हैव इन डिफरेंट सिचुएशंस जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आपके पास है I1 निकालना है तो ऑब्वियसली जितना करंट यहाँ पे होगा ये सीरीज सर्किट है, तो ये 50 एम्पेयर होगा यहाँ पे उस वाले से। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास आई टोटल निकालना है हमने, तो टोटल करंट कितना है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। सो दिस इज़ द 10 मिली एम्पेयर, 40 मिली एम्पेयर एंड द 20। सो दिस विल बी द सम ऑफ ऑल दीज़ पार्ट्स। इसी तरह से आपने इस इक्वेशन से I1 निकालना है, तो दिस इज़ द नोड पॉइंट और ये एंटरिंग करंट क्या है आपके पास 10 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से कुछ करंट इधर को जा रहा है, कुछ करंट इधर को जा रहा है। तो ये भी अवे जा रहा है और ये भी अवे जा रहा है और ये एंटरिंग है। तो 10 प्लस 4 मिली एम्पेयर माइनस 4 मिली एम्पेयर एंड माइनस I1। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और आप इसको रीअरेंज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली I1 इस इक्वेशन के अंदर आपने I1 और I2 निकालने हैं तो यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस पॉइंट। ये एक नोड है इन द सेम वे यहाँ पे एक नोड होगा, इसको आप स्टडी कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू दिस वन एंड I2 जो है ये है, तो आप यहाँ पे इस नोड इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं I2 को और उसके मुताबिक आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इन सारे लॉज़ केसीएल को यूज़ करते हुए आप डिफरेंटली क्या कर सकते हैं, अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं और वो चीज़ें जो पहले सॉल्व करना मुश्किल थी, अब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएँगी। Now we are able to understand what is happening here for the Kirchhoff voltage law. So Kirchhoff voltage law is basically represent the conservation of energy principle. So actually the voltages are basically the work done on the charges. So this is the energy cannot be created, it cannot be destroyed. So it is transformed from one point to another. So keeping in view केवीएल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बता रहा है। पॉजिटिव चार्ज गेन्स एनर्जी, जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज वी टेक इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो इन दिस वे यहाँ पे हमने एक सिंपल लॉजिक डेवलप किए हुए हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो आपकी यू गॉट द लूज़ इन एनर्जी, सो दिस विल बी टेकन एज़ अ नेगेटिव। सो इफ यू हैव अ गेन तो इट विल बी टेकन एज़ अ पॉजिटिव। आप लो से जब हाई की तरफ जाएँगे तो दिस विल बी द गेन इन एनर्जी। सो इस वजह से आप अगर इसको देखेंगे तो आपके पास जो होगा, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो आपने ड्रॉप लिखना होगा, जबकि अगर आप लो से हाई की तरफ आ रहे हैं तो आपने इसके साथ प्लस साइन लिखना है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। अगर आप ए, बी और सी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को देखना चाहते हैं, तो दिस इज़ हाई पोटेंशियल एंड बी एंड सी इज़ बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज है और ए से बी तक जाएँ तो दिस इज़ द फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये है लूज़ ऑफ द एनर्जी। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव दिस इज़ आल्सो द लूज़ ऑफ द एनर्जी एंड फिर सी से नेगेटिव जाएँ तो दिस इज़ द गेन इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस विल बी टेकन एज़ इन दिस वे। So if the charge comes back to the same initial point, then the net energy gain must be equal to zero. This is the conservation of energy. Uh, so this is the whole game of the loop law. So otherwise the charge could end up with the infinite energy or supply an infinite amount of energy. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये law of conservation of energy को break कर देते हैं। आइए इसी को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया है VAB प्लस VBC और इन सारी सिचुएशन को और इन सब का सम किसके बराबर रखा है 0 के बराबर।
सो अगर ये हम 0 के बराबर है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी एज़ वेल एज़ केवीएल को होल्ड करता है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो ये केवीएल को होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पे हमने जो मेन पॉइंट नज़र में रखना है वो है आपकी पोज़ीशनिंग। अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो गेन इन एनर्जी है। अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो ये लॉस ऑफ एनर्जी है। सो इस हवाले से आपने इन दोनों बातों का ख़्याल रखना है। आइए इस सिचुएशन को आसानी से समझने के लिए हम अपने लिए एक केवीएल रूल को देखते हैं और ये केवीएल रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए हमने सबसे ज़रूरी ये समझा है कि सबसे पहले आपने एक डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो सपोज़ कर लेनी है। सो अकॉर्डिंग टू द केवीएल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लूप द ट्रैवलिंग इज़ करंट इज़ ट्रैवलिंग इन द क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन। तो आपके पास जो क्लॉक्स हैं जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी करंट भी इसी डायरेक्शन में सपोज़ कर लें कि ये मूव कर रहा है। तो उस हवाले से अगर आपको देखा जाए तो करंट आपका जो है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक्स। तो अगर ये इस डायरेक्शन में क्लॉक मूव कर रहे हैं तो यू हैव हियर यू आर गोइंग एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर देना है। तो यू आर सपोजिंग दैट यू हैव टेकन अ लूप एंड दिस लूप इज़ नोन एज़ ए, बी एंड सी एंड डी लूप। तो ये एबीसीडी लूप है। सो दिस इज़ द फर्स्ट है। आप प्लस पे खड़े हैं और किधर जा रहे हैं नेगेटिव पे। दिस विल बी द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल। तो आपने इसको क्या कर लिया है, यहाँ पे सपोज़ कर लेना है कि दिस इज़ टेकन एज़ माइनस वीआर। ओके। सो अगेन यू आर कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टू positive to negative side. So this is the VR1 minus VR2 here. So this is the minus VR3 and now we are on D position and D से अगर हम A की तरफ जा रहे हैं क्लोज को लूप को करने तो यहाँ पे Vs जो है दैट इज दी नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। So this will be taken as Vs is equal to 0 है। अगर आप इन नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं तो यू गॉट दिस वैल्यू है और ये आप इक्वेशन गेट कर सकते हैं। So in this way we have these type of the drops है। तो उस हवाले से ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपका सर्किट जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट तरह से है और आप अगेन इसी तरह से इनकी ड्रॉप्स वगैरह आपको दे दिए जाते हैं, तो आप ए, बी, सी, डी लूप जो है अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो नाउ आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि आपने लूप यूज़ करना है जो कि है ए, बी, सी, डी। सो दिस इज़ द ए, बी, सी, डी और इस हवाले से तो फिर आपने इसके मुताबिक जो है उनको चीज़ों को करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास यहाँ पे लूप को फ़ॉलो करते हुए देखें तो फॉल लूप के हिसाब से अगर आप यहाँ पे सिचुएशन को देख रहे हैं, तो आपने ए से स्टार्ट करना है। सो व्हेन यू हैव अ जंप फ्रॉम ए टू बी तो आपके पास देयर विल बी द लूज़ ऑफ एनर्जी अगेन। तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लूज़ ऑफ एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे ड्रॉप आएगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न आपके पास ये ड्रॉप आ रहा है। देन वी हैव बी टू सी। तो उस हवाले से यू हैव अ सोर्स हाई गेन ऑफ द वोल्टेजेस। फिर आपके पास अगेन ड्रॉप आता है वोल्टेजेस का जो 12 वोल्ट लिखा गया है। देन यू हैव अ गेन ऑफ वोल्टेजेस 15 वोल्ट्स और इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चलती जाती हैं। इन सबको अगर हम कलेक्टिवली लिखें तो यू गॉट दिस वैल्यू, दिस मेजर इक्वेशन और केवीएल की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट द VR3। तो उस हवाले से आप इनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं। So similarly you can also apply this situation in this form कि आपके पास VR3 कैसे फाइंड किया जाएगा और VBE जो है वो वोल्टेजेस पूछे गए हैं कि वो इनके और इसके दरमियान किस तरह से फाइंड किए जा रहे हैं। और इस एग्जांपल के अंदर जो है वो V बार R1 एंड R नॉन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द
तो उस हवाले से अगर आपको ये VR3 दे दिया गया है, तो फिर अगर आपको जो है ये कहा जाए कि बी और ई के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस बताएँ, तो ये काम भी किया जा सकता है। इसका तरीकाकार थोड़ा-सा डिफरेंट है, बट इक्वेशन और ये सारा कुछ वैसे का वैसा यूज़ किया जाएगा। So now we are interested to compute this value और this potential difference। तो ये काम कैसे किया जा सकता है? वेरी सिंपल। आप जो है इसी को एक लाइन लगाएँ और तसव्वुर कर लें कि दिस इज़ अ लूप और उसके मुताबिक आप इनको सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू दिस लूप नाउ वी हैव यू कैन यूज़ ए, बी, ई, एफ, ए लूप और यू कैन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम बी। तो आपकी मर्ज़ी है कि जिससे स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं ए से, सो यू हैव हियर दी फर्स्ट लूज़ ऑफ द एनर्जी, ठीक है जी। मिनट से यहाँ पे VR1 ड्रॉप आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे बी से ई की तरफ भी ड्रॉप आएगा, फिर बी से ई की तरफ तो आपके पास जो है वो हम सपोज़ कर रहे हैं कि कुछ भी है। तो उस हवाले से आपके पास ये होगा, फिर आपके पास है जी वी से ए, तो ये भी लूज़ है और उसके बाद आपके पास गेन है, तो दिस इज़ 30 वोल्ट। तो इनको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास VBE आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। आप इसका यूज़ करते हुए आसानी से ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अगर वैल्यू को नोट किया जाए तो बैकग्राउंड जो है उसके अंदर डिफरेंट सिचुएशन के अंदर लूप्स दिए गए हुए हैं। तो आपको अगर कहा जाए कि कितने लूप्स हैं, कितने आपके पास जो है नंबर ऑफ नोड्स और ब्रांचेस हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल वे कि आप देख सकते हैं इन दिस सर्किट डिफाइन एन नंबर ऑफ नोड्स होते हैं एंड बी जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशन कितनी होंगी n-1। जैसा कि हमारे पास पहले 5 नोड्स हैं तो उसके अंदर हमने 4 इक्वेशन निकाली और 5वीं इक्वेशन इंसानों का सम होता है। तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशंस आ जाती हैं। इसी तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशंस कितनी होंगी, उसका वो फॉर्मूला बराबर है बी माइनस नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस n-1। तो उस हवाले से नंबर ऑफ ब्रांचेस जितने होंगे उस हवाले से आपने कोशिश करनी है कि उसके को अगर हम उसमें से निकाल दें तो उस हवाले से आपके पास टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट केवीएल इक्वेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सर्किट शोज मी हाउ नंबर ऑफ जो टोटल आपके पास नोड्स हैं वो 6 हैं, ब्रांचेस 7 हैं, तो कितनी होंगी आपके पास इक्वेशंस? तो ये आपसे पूछा गया है ओनली 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो उस हवाले से आपके पास केवीएल इक्वेशन कितनी होंगी? 2 होंगी फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन फॉर्मूला। एक ये लूप के लिए और एक ये लूप के लिए, तो आपके पास टोटल कितनी आ जाएंगी? 2 इक्वेशन आ जाएंगी। सो आप इन 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप अननोन की वैल्यू और एक मेजर जो लूप है वो डिफाइन कर सकते हैं और इन सबको थर्ड इक्वेशन जो है इज़ द सम ऑफ बोथ दीज़ 2 इक्वेशंस जो कि इसके बराबर होगी। तो इन दी वोल्टेजेस वी कैन आल्सो फाइंड दिस वे। आपके पास किसी भी पॉइंट पे देने के बाद आप उसका लूप लेके टोटल वैल्यू ले सकते हैं और उस तरह से उनकी सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो सिमिलरली आप किसी भी सर्किट के अंदर जो है अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। V1 है, V2 सोर्स वोल्टेजेस हैं, Vx अननोन है। तो आपने सिर्फ लूप लेना है, अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ले लें और उसके अंदर आप Vx की वैल्यू को फाइंड आउट करें। Vx की वैल्यू जो है आप फॉर पहले लूप को ही सॉल्व करेंगे तो Vx की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आती है इसको नोट कर लें। देन दे हैव आस्क्ड अबाउट यू अबाउट दी बी एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने बी और ए के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आप दोबारा से इन दोनों नोड्स के दरमियान जो है वो आप वोल्टेजेस ले सकते हैं। Vx यहाँ से अगर उन्होंने लिया है तो वोल्टेजेस तो Vx है, V2 है इसके अंदर शामिल एंड VAB है। तो यू कैन आस्क फ्रॉम दिस योर स्टार्ट फ्रॉम दिस वे। आप नेगेटिव गेन और उस हवाले से ये आपके पास VAB आ जाएगा। इनको रीअरेंज करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए किसी भी सर्किट के अंदर करंट, वोल्टेजेस इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो हाउएवर these things are actually the quite complex as we go for the more complex circuits। तो इन चीज़ों को आसान करने के लिए we have some theorems regarding the circuit analysis। So इंशाल्लाह in next lecture we will talk about Thevenin Norton theorems और उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से आपके पास इन सारी चीज़ों को आसान कर देते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में के अंदर पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी सब लोग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।